हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं पेपर 2 के लिए, जहां पे मैथ के क्वेश्चंस पे बात करेंगे तथा उनका डिटेल से सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं सीटेट एग्जाम के, तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, वहीं पे देखते हैं कैसे प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपको क्वेश्चन एक दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा है। कैसा है? एक बक्सा जो कि ऊपर से खुला हुआ है और जिसके सेंटीमीटर में मोटाई यहाँ पे दी गई, जो कि लकड़ी का बना हुआ। अर्थात जब लकड़ी से बना होगा तो कुछ ना कुछ तो उसकी मोटाई होगी, तो यहाँ पे कुछ उसकी मोटाई है। और इसकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाह्य लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया गया 1.48 मीटर, 1.16 मीटर और यहाँ पे 83 सेंटीमीटर दिया गया। और इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि आधार बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अर्थात यहाँ पे जो आधार है उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई होगी। और इसकी आंतरिक सतहों पर, इसकी क्या आंतरिक सतहों पर पेंट कराया गया। ध्यान रखना है कि बाहरी सतह पे पेंट नहीं कराया गया, आंतरिक सतहों पे पेंट कराया गया है। तो आंतरिक सतहों पर 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी? आपको ध्यान से समझना है कि बॉक्स होता है, उसके दो प्रकार होते हैं, या तो बाहर से भी पेंट कर सकते हैं या अंदर से पेंट कर सकते हैं या दोनों तरफ पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल पूछा गया कि आंतरिक पेंट कराया गया है बॉक्स, तो यहाँ पे 150 अगर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत आती है तो कितना खर्चा आएगा। पहले तो यहाँ पे हम बॉक्स ही डिस्कस करते हैं कि बॉक्स कैसा होगा, बॉक्स कैसा बनाया जाएगा, फिर उस पर हम डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो बॉक्स देखो हमारा कैसा होगा। तो यहाँ पे बॉक्स जब भी या कभी आपको एक क्यूब बनाना हो तो यहाँ पे आपको हमेशा सबसे पहले क्या ड्रा करना होता है, एक स्क्वायर ड्रा करो या यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पहले यहाँ पे स्क्वायर बना लेता हूँ। तो इसको यहाँ से पहले एक लाइन इस प्रकार से आपको ड्रा करनी होती है। फिर इसके बाद क्या है, एक लाइन ऐसे ड्रा करनी होती है। फिर यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन और ड्रा करेंगे। अर्थात यहाँ पे आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना होगा। ये रेक्टेंगल बन गया। अब यहीं पे एक दूसरा रेक्टेंगल बनाना होगा। तो सेम मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल यहाँ पे और बना लेता हूँ। ये हमारा क्या, यहाँ पे एक दूसरा रेक्टेंगल हो जाता है इस प्रकार से। और जब ये दोनों आपके रेक्टेंगल बन जाते हैं, आपको सिंपल से करना क्या होता है, ये जो साइड्स होती हैं इसको यहाँ से आपको क्या कर देना है, इससे मिला देना होता है, इसको इससे मिला देना होता है और इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको इधर मिला देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये क्या बन जाता है, एक क्यूब बन जाता है। अब ये बॉक्स होगा और बॉक्स में कुछ मोटाई दी गई है। मोटाई को हम यहाँ पे व्हाइट कलर से दिखा देते हैं कि सपोज करो बॉक्स है तो ये इस प्रकार से, इसकी थोड़ी सी यहाँ पे क्या दी गई, ये थिकनेस दी गई होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मोटा होगा ही बॉक्स जिस चीज से बना होगा, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी का बना है, थोड़ी सी इसकी ज्यादा मोटाई होगी। इस प्रकार से ये बॉक्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बॉक्स की क्या हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी। और यहाँ पे आप ध्यान से देखना है, तो ये वाला जो पार्ट है बॉक्स का क्या है, ओपन है। ओपन का मतलब क्या है, ये खुला हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन में भी कहा गया था यही खुला भाग है। और इसके अलावा सारे भाग यहाँ पे क्या है, क्लोज है। तो यहाँ पे आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ये वाले पार्ट सभी क्या है, इसके चारों तरफ से बॉक्स बंद है। तो आपने बहुत सारे से बॉक्स देखे भी होंगे, तो ये सभी बॉक्स क्लोज हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका जब हम पेंट करेंगे तो आंतरिक जो भाग है उसका कैसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल जब तक आप नहीं निकालेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते समय एक प्रॉब्लम ये आएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ मोटा दिया गया और यहाँ पे जो लंबाई आपकी दी गई है, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये यहाँ से यहाँ तक की ये क्या दी गई है, इसकी लंबाई दी गई है। ये लंबाई कितनी दी गई है, यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो क्या 1.8 मीटर दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखें, आप चाहे तो इसको सेंटीमीटर में ही बना लें या मीटर में, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग यूनिट दी गई। यहाँ पे देखो क्या है, मीटर में दिया गया है, ये भी देखो यहाँ पे मीटर में दिया गया, लेकिन ये देखो सेंटीमीटर में दिया गया, ये सेंटीमीटर में दिया गया, तो यहाँ पे फिर ये मीटर में पूछा गया। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप सभी को पहले क्या है, मीटर में ना सेंटीमीटर में कर लें, उसके बाद फाइनल हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो सेंटीमीटर में लाने के लिए आप जो मीटर में है उनमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल से वो सेंटीमीटर
सेंटीमीटर में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला कितना दिया गया लेंथ, ये इसको हम यहाँ पे लेंथ लिखते हैं और लेंथ यहाँ पे कितनी दी जाएगी 148 था, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 148 आ जाएगा, क्योंकि 1.48 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये सेंटीमीटर आ गया, ये लंबाई हो गई। अब इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें, ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, ये क्या है चौड़ाई, चौड़ाई को हम लोग b से लिखेंगे और b कितना दिया है यहाँ पे 1.16, इसमें हम क्या करते हैं अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 116 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई यहाँ पे आप देखेंगे ये होती है इसकी ऊंचाई h, और h यहाँ पे कितना दिया है आप देखेंगे 83 यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सिंपल से क्या करना होगा 83 यहाँ पे लिख देते हैं 83 सेंटीमीटर, यहाँ से चीजें हमारी निकल आती हैं। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या है जो चौड़ाई दी गई थी उसकी बात करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे चौड़ाई जो दी गई है ये कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई को यहाँ पे आपको मैं ऐसे सिंपल से इसको क्या ब्रेड्थ ही कहते हैं, तो इसको हम कैपिटल B से बना देते हैं और ये कितना यहाँ पे दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया गया। अब यहाँ से आपका बॉक्स कंप्लीट होता है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया वो सभी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी आंतरिक सतह है, जैसे कि ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मान लो अगर ये हमारे पास ग्लास है तो इस ग्लास की एक ये सतह होगी, इसके अंदर एक ये सतह होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली लेयर। तो इस लेयर पे पेंट करने के लिए इस लेयर का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपका जो यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी बॉक्स होगा, उस बॉक्स का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर ये आपका यहाँ पे रेक्टेंगल से बना हुआ है तो यहाँ पे आपको लंबाई गुणे चौड़ाई लिखना होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे ये जो आपका ये बना हुआ है ये क्या है ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई भी क्या यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ मोटा होगा तो यहाँ से सपोज करो ये इतना मोटा हो जाएगा, ये अगर इतना मोटाई होगी तो ये h में से क्या ये वाला b तो घट जाएगा ना भाग, तो ये b वाला जब यहाँ से घट जाएगा तो कुछ h कम बचेगा, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे h1 लिख देंगे और सेंटीमीटर यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 83 माइनस 3, अर्थात यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लंबाई की। लंबाई में आप देखेंगे ये क्योंकि यहाँ से कुछ इतनी मोटाई होगी और कुछ इधर से भी कुछ यहाँ पे मोटाई होगी, तो ये दोनों तरफ क्या हो मोटाई वाला भाग तो घट जाएगा ना, क्योंकि इतना तो बचेगा नहीं भीतर। तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा आपका 148 माइनस 2 बार हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी घटेगा तो यहाँ पे टोटल 6 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से आप घटा देंगे तो यहाँ पे सिंपल से आपका बन के आएगा 142 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दूसरा जो पार्ट, यहाँ पे लंबाई हो गया, चौड़ाई हमने यहाँ पे क्या है इसकी ऊंचाई भी निकाल दिया। अब यहाँ पे बात आती है चौड़ाई, चौड़ाई ये b में भी आप देखेंगे अगर ये b यहाँ से यहाँ तक है तो इसमें ये भी इतनी मोटाई कुछ होगी और यहाँ पर भी ऐसे मोटाई होगी, तो इसमें भी क्या 2 बार घट जाएगा, इसलिए यहाँ पे b बराबर क्या निकल के आएगा 116 माइनस 6, अर्थात यहाँ से आपका फाइनल निकल के आता है 110 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये B1 मैंने लिखा है, L1 लिखा है, अर्थात ये L1 बराबर आया है। तो यहाँ पे जो L1 है ये और ये आपका जो B1 है, यहाँ पे L1 B1 और ये H1 ये आपकी क्या है आंतरिक वाली आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। ये चीज जब आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल आएगी तो आप यहाँ पे अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल देखो निकालना बहुत आसान है। डिब्बे का आंतरिक जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो इसमें क्या 4 भुजाएं तो इधर उधर होती हैं, तो यहाँ पे 4 भुजाएं, इसको बॉक्स को हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ये बॉक्स देख लेंगे, ये बॉक्स देखेंगे तो एक ये साइड हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक इधर की हो जाएगी, एक इधर, तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी 4 भुजाएं हो जाएंगी, अर्थात 4 साइड। उसके बाद नीचे वाला भाग है इसको अंदर से जब पेंट करेंगे तो एक ये भी नीचे का भाग हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 5 आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से कैसे निकालते हैं, देखो हम जानते हैं कि कोई भी अगर सरफेस दिया गया है रेक्टेंगल तो उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे आप आसानी से इसमें यहाँ पे इधर हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, नीचे की लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पे L1 L2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे L1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका L1 यहाँ पे और इंटू B1, यहाँ पे क्या है L1 इंटू B1। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे, L1 B1 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखो एक ये भुजा है एक ये, तो यहाँ पे हर एक चीज को अगर आप रैंडम लिखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये इधर वाले में क्या लंबाई है,
यहाँ पे अगर इसकी आप बात करें तो यहाँ पे देखो ये ऊंचाई रहेगा और यहाँ पे ये L रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा H1 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई H1 और L1। और ये कितने प्रकार के होंगे? यहाँ पे 2 प्रकार के होंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा? B1 रहेगा H1, तो ये भी क्या है H1 मल्टीप्लाइड बाई B1 रहेगा। और ये भी कितनी बार आएंगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से आपको सभी मान रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका देखो L1 कितना था? यहाँ पे आप देखेंगे 142 था, मल्टीप्लाइड बाई B1 कितना था? यहाँ पे 110 था, प्लस यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आप देखिए तो 2 अगर आप यहाँ पे कॉमन बाहर निकाल सकते हैं इस प्रकार से, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे H1 L1, H1 का मान कितना दिया गया? यहाँ पे H1 आपका 80 है और L1 यहाँ पे आप देखेंगे आपका 142 दिया गया है, प्लस यहाँ पे रहेगा, फिर आपका H1 यहाँ पे रहेगा, आप यहाँ पे देखेंगे 80 दिया गया है और B1 कितना दिया गया है? 110 दिया गया है। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जो बन के आता है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 55940, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की इकाई जो होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना होता है तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर में 2 बार में है, तो इसलिए यहाँ पे आपको 2 बार में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करने पड़ेगा, अर्थात 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 और यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो हैं तो यहाँ पे 4 दशमलव आगे बढ़ा जाएगा, तो यहाँ से आपका निकला 5.594, ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। किसमें आ गया? मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रति 150 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से यहाँ पे खर्च लगता है, तो इसमें आपको सिंपल से क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे खर्च मैं लिख देता हूँ और खर्च में क्या आ जाएगा? 5.594 मल्टीप्लाइड बाई 150, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा 839.10, ये आपके रुपए निकल के आ जाते हैं। ये यहाँ पे आंसर आता है और ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल जाएगा 2 वाला। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि त्रिभुजों ABC और DEF में कोण B 90 डिग्री है और यहाँ पे BC 8 सेंटीमीटर है, कोण A बराबर 40 डिग्री है, कोण भुजा DE बराबर 8 सेंटीमीटर दिया और यहाँ पे F बराबर 40 डिग्री, कोण E बराबर 90 डिग्री, तब निम्न कथनों में से कौन सा होगा? अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे 2 त्रिभुज दिए गए हैं, तो उसमें पूछ रहा है क्या ये समरूप होंगे? तो यहाँ पे आपको हम बताएं सर्वाक्षम और समरूप में अंतर होता है। सर्वाक्षम का मतलब होता है कि उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी, उनका आकार भी बराबर होगा, आकार और डिजाइन अलग अलग होता है। इसको पहले समझते हैं। समरूप क्या होता है, थोड़ा सा इस पे हम बात कर लेते हैं। समरूप और सर्वाक्षम 2 शब्द यहाँ पे आते हैं। सर्वाक्षम, समरूप के लिए जो सिंबल होता है वो जनरली इस प्रकार का होता है और सर्वाक्षम का निशान जो होता है वो इसका इस प्रकार से होता है, यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक, समरूप को समझें तो जैसे कि यहाँ पे मान लो हमने 2 जो है यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2 सर्कल लेते हैं, एक ये सर्कल हो जाएगा और एक ये सर्कल हो जाएगा। ये सर्कल आप देखेंगे दोनों क्या है, समरूप हैं। लेकिन सर्वाक्षम में क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे एक ये आपका जो सर्कल है और यहाँ पे एक ये जो आपका सर्कल है, ये दोनों सर्कल क्या है, आपके समरूप हैं। सर्वाक्षम, सर्वाक्षम का मतलब होता है अगर एक आकार ये जैसे ए है और ये बी है, अगर ए को बी के ऊपर उठा के रखा जाए, अगर पूरी तरीके से उसको ढक लेता है तो वो क्या होंगे, दोनों आकार एक दूसरे के सर्वाक्षम होंगे। लेकिन यहाँ पे समरूप में क्या होता है, ये आकार एक तरीके के होंगे लेकिन आकार में बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि डिजाइन तो समान है, लेकिन ये वाला अगर ए वाला इसके ऊपर रखा जाएगा तो पूर्णतः ढकेगा नहीं, तो इसलिए समरूप होते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा समरूप और सर्वाक्षम क्या होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे हम त्रिभुज में बात करें तो यहाँ पे 2 त्रिभुज इन्होंने दिए हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं। जैसे त्रिभुज यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक त्रिभुज तो हमारा यहाँ पे पहला वाला त्रिभुज इस प्रकार का हो जाएगा और दूसरा भी त्रिभुज यहाँ पे हम बना लेते हैं सेम इसी प्रकार से, कलर इसका चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे एक हमारा ये त्रिभुज हो जाता है।
ये यहाँ पे हमने दो त्रिभुज को बना लिया। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज पहला वाला था हमारा ABC, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नाम A दे देंगे, इसका नाम B और C। दूसरा त्रिभुज यहाँ पे FED दिया, FE और D दिया। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि कोण B कितना दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कोण B कितना इन्होंने दिया है, इसको 90 डिग्री दिया है। और BC यहाँ पे जो भुजा है ये कितनी दी गई, 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, इसको भी हम लिख देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे कोण A कितना दिया गया है, ये 40 डिग्री दिया गया है, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। और यहाँ पे DE, अब इसमें जाओ ये इस वाले में, इसमें भी DE में आप देखेंगे 8 सेंटीमीटर ये दिया गया है। इसका कोण F कितना दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है। और यहाँ पे कोण E कितना दिया, 90 डिग्री दिया गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये त्रिभुज में कौन से कंडीशन है और कैसे सत्य हैं। तो आपको देखो यहाँ पे हम बताते हैं, अगर सर्वाक्षम जब भी कभी आपको दो त्रिभुज दिखाने हो या देखने हो, तो अगर आपको उनमें से 3 चीजें मिल जाए, क्या मिल जाए, केवल आपको अगर 3 चीजें मिल जाए तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वाक्षम होंगे। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे 2 कोण मिल जाए, एक भुजा मिल जाए, या तीनों भुजाएं मिल जाए, या तीनों कोण मिल जाए, या 2 भुजाएं मिल जाए, एक कोण मिल जाए, अर्थात कोई 3 ही चीजें बराबर मिल जाए तो हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कोण B बराबर क्या है, कोण E, क्योंकि दोनों कोण कितने दिए हैं, 90 डिग्री दिए हैं। तो ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक कोण हो जाएगा। इसका फिर यहाँ पे देखेंगे कोण A, कोण किसके बराबर है, कोण F के, क्योंकि ये कितना दिया गया, यहाँ पे आप देखेंगे 40 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। इसका फिर यहाँ पे आप देखेंगे भुजा यहाँ पे क्या दी गई है, BC बराबर कितना दिया गया है, E और D, अर्थात यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी, आपकी भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोण भुजा मिल रहा, अर्थात दो त्रिभुज हैं जिनमें 3 चीजें मिल गई, 2 कोण मिल गए, एक भुजा। तो इस प्रकार से त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वाक्षम हो जाएंगे। और सर्वाक्षम कैसे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है एक प्रकार से कैसे एंगल से आते हैं, और यहाँ पे ए को साइड से, क्योंकि यहाँ पे ए को मतलब क्या है, ए मतलब यहाँ पे एंगल है, और एस का मतलब यहाँ पे क्या है, साइड है, साइड को भुजा कहते हैं। तो ए से बनता है, तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है। और सर्वाक्षम लिखने का तरीका ये होता है, और कैसे है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्या है, 2 एंगल मिलते हैं और एक साइड मिलती है, इसलिए यहाँ पे सर्वाक्षम हो जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें दिया गया है 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है तो क्रमशः 3, 5, 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है, तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांक का योग क्या होगा। फिर से एक बार समझते हैं कि कोई 3 क्रमागत पूर्णांक दिए गए हैं। क्या दिए गए, 3 क्रमागत पूर्णांक। जब भी कभी आपको क्रमागत संख्याओं पे बात आए तो आपको हमेशा x + 1 x + 2 मानना है। अगर आपको 4 पूछे तो x + 1 x + 2 x + 3 मानना है। तो यहाँ पे हम पहले ही मान लेते हैं कि 3 जो है क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, x हो जाएंगी, x + 1 हो जाएगी और x + 2 हो जाएगी। ये हमारी क्रमागत संख्या हो जाती हैं। अब यहाँ पे कहा गया था जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में है, और क्रमशः 3, 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है। क्या कह रहा है कि मैं 3, 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है, तो योगफल कितना है, 99 प्राप्त होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल से यहाँ पे जो कह रहा है, जैसे कि पहले कह रहा 3 से मल्टीप्लाई करो 3x हो जाएगा, फिर कह रहा था 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5x + 1 हो जाएगा। इसका फिर कह रहा था 2 से गुणा किया गया तो क्या हो जाएगा, x + 2, और कितना आया योगफल, यहाँ पे 99 आया। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x ये हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 2x आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर क्या है 99। अब यहाँ पे आप देखो x वाले पद अगर जोड़ दिया जाए, जैसे कि ये पद यहाँ से जोड़ दिया जाए, इसको इससे जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा 3, 5, 8, 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 10x आ जाएगा। इसके बाद इनको जोड़ दो, 5 हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 9, अर्थात यहाँ पे 99। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो 9 है इसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा, 10x बराबर 99 - का 9, अर्थात यहाँ से x =
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा, इधर देखेंगे यहाँ पे 90 बचेगा और 90 को जो आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करते समय यहाँ से 0 के इनके कैंसिल आउट हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे फाइनल आपका रिजल्ट जो है वो x बराबर कितना आ जाता है, 9 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे x जब आपका 9 आ जाता है तो यहाँ पे आपकी 3 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, एक 9 हो जाएगी, एक 10 हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा था कि आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांकों का योग, तो ये पहली हो जाएगी, ये दूसरी है, ये तीसरी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पहली वाली जो संख्या है और तीसरी संख्या इनका योग क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इधर से क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 प्लस को जब 11 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा और ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पे सी अर्थात 3rd नंबर का करेक्ट मिल जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न सारणी में किसी डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्या दर्शाई गई। अर्थात एक डिब्बा है, सपोज करो ये हमारे पास डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर अलग अलग यहाँ पे फल रखे गए। जैसे कि फलों में अगर हम बात करें, जैसे कि आम रखे गए, आम कितने रखे गए, 44 रखे गए। सेब है, सेब कितने रखे गए, 56 रखे गए। संतरे यहाँ पे 42 अर्थात 42 रखे गए। अमरूद 30 रखे गए और यहाँ पे अनार जो है आप देखेंगे 38 रखे गए। तो यदि उपरोक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाए तो उस त्रिज्य खंड का कोण क्या होगा जो सेबों को दर्शाता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें ज्यादा लॉजिक ये होता है कि आपको पहले समझना पड़ेगा चार्ट जो होते हैं वो अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पाई चार्ट हो सकता है, बार चार्ट हो सकता है, अलग अलग प्रकार के। तो पाई चार्ट जब भी आपसे कहा जाए आपको एक सर्कल पहले सबसे पहले ड्रा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे सर्कल हम ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि पाई का मतलब होता है एंगल, एंगल से संबंधित है। तो एंगल हमारा हमेशा एक यहाँ पे किसमें आता है, एक सर्कल के अंदर ही एंगल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो सभी चीजों को लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये पूरा भी हमारा क्या है, सर्कल है। अब इस सर्कल में कितनी चीजें दी गई, 1 2 3 4 5 चीजें दी गई, अर्थात इसको क्या है 5 पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे रैंडम यहाँ पे क्या है इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ये हमारा हो जाएगा सबसे पहला, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये आम का खांचा हो जाएगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सेब का खांचा हो जाएगा। इसके बाद ये वाला खांचा हमारा कौन सा हो जाएगा, संतरे का खांचा हो जाएगा। इसके बाद ये वाला हमारा खांचा कौन सा हो जाएगा, अमरूद का हो जाएगा। इसी प्रकार से अमरूद के बाद ये वाला बचेगा, इसे हम क्या लिख देंगे, अनार लिख देंगे। तो यहाँ पे ये अगर इसका सेंटर है अर्थात ये मान लो केंद्र है, तो इस केंद्र को इस लाइन को यहाँ से मिला देना है, इसको फिर इन सभी केंद्र लाइनों से यहाँ से मिला देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर एक तो भाग यहाँ पे अलग अलग हो गया। तो आम यहाँ पे कितने दिए गए थे, इनको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके 44 हो जाएंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, सेब यहाँ पे 56 हो जाएंगे, संतरे यहाँ पे आपके 42 हो जाएंगे और अमरूद यहाँ पे आपके 30 हो जाएंगे और यहाँ पे 38 हो जाएंगे। जब ये क्वेश्चन सॉल्व को सबसे पहले आपको ऐसा डायग्राम बना देना है। अब यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर इन सभी चीजों को जोड़ दिया जाए तो टोटल कुछ ना कुछ फल निकल के आ जाएंगे। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई सर्कल होता है, जैसे कि ये सेम हम यहाँ पे एक सर्कल डाल देते हैं, तो इस सर्कल के केंद्र पे जो टोटल कोण होता है अर्थात तो एंगल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ऑन सेंटर। तो यहाँ पे एंगल ऑन सेंटर कितना होता है, टोटल एंगल यहाँ पे 360 होता है। उसमें से अगर कोई पार्ट, जैसे कि मान लो यहाँ पे पूछा गया था किसका दिखाना है आपको, सेब का, तो सेब यहाँ पे आप देखेंगे कौन से पार्ट में, यहाँ पे सेब है। सेब वाले को मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर में कर देता हूँ, ये वाला सेब वाला पार्ट है। तो कह रहा था कि सेब से ये पार्ट कितना एंगल बनाता है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या कर देना होगा, यहाँ पे जितने फल हैं उनकी संख्या को जोड़ना होगा। अगर हम यहाँ पे फार्मूले पे बात करें तो फार्मूला क्या हो जाएगी कि यहाँ पे सिंपल से, तो पहले हम क्या करते हैं, सभी फलों की कुल फलों की संख्या, तो यहाँ पे फलों की संख्या हम पहले लिख लेते हैं, कितने आ जाएंगे, फलों की संख्या। तो फलों की संख्या का मतलब यहाँ पे जितने फल आपके पास दिए गए हों, जैसे कि यहाँ पे आपका 44 दिया गया है, फिर यहाँ पे आपका 56 दिया गया है, फिर यहाँ पे आपका 42 दिया गया है, फिर यहाँ पे आपका 30 दिया गया है, फिर यहाँ पे आपका 38 दिया गया है, और इन सभी चीजों को आप जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 210। ये 210 आपका यहाँ पे आ जाता है।
अब यहाँ पे सेबों की संख्या आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखा ही 56 है। तो यहाँ पे देखो 210 ये क्या है, फल है। 210 फल कितने एंगल को टोटल बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 360 एंगल को बना रहे हैं। ये फलों की संख्या, ध्यान से समझना है कि 210 जो है फल कितना एंगल बनाते हैं, 360, क्योंकि ये पूरा देखो यहाँ पे फल क्या है, इसको इंक्लूड किए हैं अर्थात पूरे में रखे हुए हैं। तो 260 जो है 360 एंगल जो है कितना बनाते हैं, 210 फल। तो एक फल कितने के बराबर हो जाएगा, 360 बट्टे क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। एक फल कितना एंगल बनाएगा, यहां से हल करेंगे जो आ जाएगा। अब एक फल का ये एंगल आ जाता है, लेकिन हमारे पास कितने फल के बनाने हैं, 56 सेब का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, 360 बटे 210 गुणे ये 56 आ जाएगा। यहां से अब आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 96 यहाँ पे डिग्री आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, थर्ड वाला करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे फार्मूले की बात करूं तो यहाँ पे आप फार्मूला भी एक लिख सकते हैं, जो कि होता है कि किसी एक स्पेशल अगर जो यहाँ पे आपको निकालना है, किसी भी जो भी यहाँ पे वस्तुएं दी गई उनके द्वारा एंगल कितना बनेगा। तो यहाँ पे आपको पहले आपको कुल चीजें कितनी वो लिखना होगा, फिर जितने फलों का निकालना वो संख्या लिखनी होगी, उसके बाद यहाँ पे आपको 360 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैंने ये जो रूल यहाँ पे आपको बताया, ये भी बहुत ही अच्छा रूल है। इससे आप हर एक चीज को आसानी से निकाल सकते और समझ भी सकते हैं। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, किसी समलंब, क्या दिया गया है, किसी समलंब चतुर्भुज की भुजाएं, कौन सा है, एक समलंब चतुर्भुज की भुजाएं 11-25 सेंटीमीटर दी गई हैं। यदि उनके बीच की दूरी क्या है, 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। इस आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझते हैं कि पहले तो यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो पहले हम समलंब चतुर्भुज का यहाँ पे आकार अर्थात बना लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, इसको यहाँ पे पहले बनाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे समलंब चतुर्भुज को यहाँ पे इस प्रकार से बना दिया। समलंब चतुर्भुज में क्या है, समांतर भुजाएं। देखो समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें दो भुजाएं समांतर होंगी। तो यहाँ पे ये समांतर ऊपर वाली भुजा है, तो इसको अगर हम यहाँ पे बी लिख देते हैं तो ये बी कितना दिया गया है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे का भाग दिया गया है, इसको अगर हम कैपिटल बी से लिखें तो ये कैपिटल बी कितना दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे 25 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ये समांतर भुजाएं ऊपर वाली क्या हो जाएगी, यहाँ पे 11 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर और नीचे की दिया गया 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। और यहाँ पे इनकी लंबवत ऊंचाई दी गई है, तो लंबवत ऊंचाई को हम क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये लंबवत ऊंचाई को हम यहाँ पे अगर h से लिखें तो h बराबर कितना दिया जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो चीजें हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं क्या इसमें किया जाएगा। कि यहाँ पे कह रहा था कि एक आयत है, आयत कैसा होगा, इसको भी यहाँ पे पहले बना लेते हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और यहाँ पे दो भुजाएं जो सामने की होती है उनकी लेंथ भी बराबर होती है। तो यहाँ पे देखेंगे ये सामने की भुजाएं समांतर है, ये भी समांतर है। अब इसमें कहा गया था कि जो बराबर अर्थात आयत का क्षेत्रफल अर्थात इसके उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अर्थात यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल इसका निकल के आएगा एरिया, ये मान लो ये किसका है, यहाँ पे समलंब का है। समलंब को हम इससे लिखते हैं, आयत को हम रेक्टेंगल कहते हैं, तो ये ए आर यहाँ पे लिख सकते हैं, रेक्टेंगल। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे ए जो इसका एरिया है वो इसका एरिया दोनों कहा गया है बराबर है। और यहाँ पे कहा गया जिसकी भुजाएं 3:2 में है, तो उस आयत की परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा इसका जो क्षेत्रफल है, अर्थात यहाँ पे आपको पहले ये भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। ये भुजा पता हो जाए, इसके बाद ये भुजा पता करनी पड़ेगी। ये जब आप दोनों भुजाएं पता कर लेंगे उसके बाद आप इसकी परिमाप निकाल सकते हैं। तो कैसे यहाँ पे हम पहले ये भुजाएं निकालते हैं वो देखो। तो यहाँ पे हम पहले बात करें समलंब जो होता है और यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, अर्थात क्वेश्चन में पहले कहा गया कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। क्षेत्रफल जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, ए ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा, ए ऑफ आर।
अब देखो समलंब जो है उसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। यहाँ पे आमने सामने की भुजाओं को जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, अर्थात यहाँ पे हम अगर ए आर बराबर लिख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 आमने सामने की भुजाओं का योगफल अर्थात 11 + 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ऊंचाई है उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 6 सॉरी यहाँ पे 2 छंग क्या हो जाता है, 12 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 11 25 कितना होता है, 36 दूना क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अर्थात यहाँ से आपका आंसर बहुत ही आसानी से यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे 12 है, ये तो 6 बचेगा, 11 25 उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट जो है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया है। और यहाँ पे एरिया आप देख सकते हैं रेक्टेंगल की मैंने निकाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल की भुजा कैसे निकालेंगे, देखो भुजाओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है, भुजाओं का अनुपात। अगर ये वाली मान लो भुजा क्या होगी, 3x होगी, तो ये भुजा क्या होगी, यहाँ पे 2x होगी। यही तो अनुपात होता है। तो इस प्रकार से 2x और 3x आ जाएगा। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की। तो यहाँ पे अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, a ऑफ r बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और a ऑफ r यहाँ पे मैंने अभी निकाला है 216 बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 x² हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे x² बराबर क्या हो जाएगा, 216/6। तो यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 216 और यहाँ पे क्या है, ये 6 आ जाता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका फाइनल, तो यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा, 3×6 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 6×6 3×6 18 और 6×6 36। तो यहाँ पे x ये स्क्वायर है, तो x² बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे √1 निकालेंगे तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जब x 6 सेंटीमीटर आ जाएगा तो यहाँ पे अगर आप भुजा देखेंगे तो ये क्या होगा, 18 आ जाएगा सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा आपकी कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें परिमाप की, तो परिमाप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होती है, जितनी ये लंबाई, क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, इधर का 12 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या होगा, यहाँ पे 18 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे इन सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो देखो 12 18 कितना होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 18 यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा, और इधर भी यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा, और 40 40 यहाँ पे आपका कितना आ जाता है, सॉरी यहाँ पे 12 18 30 हो जाएगा, इधर भी 30 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे परिमाप में आपको सभी चीजों को क्या है, जोड़ देना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परिमाप। परिमाप में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले आपको 18 प्लस का 12 प्लस का 18 प्लस का 12, तो यहाँ पे आपका टोटल फाइनल रिजल्ट आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 60 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में लेंगे कुछ ऐसे टॉप 10 या टॉप 5 क्वेश्चंस पे बात करेंगे और डिटेल से उनका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। तो अगले वीडियो में लेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।